अगर टारगेट पर दिल्ली थी तो टेररिस्ट का कोड क्या था, उसको डिकोड करेंगे। हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। टारगेट दिल्ली, यही नाम है हमारे बेहद स्पेशल शो का, क्योंकि टारगेट पर दिल्ली थी और लाल किले के सामने धमाका हो गया, लेकिन दिल्ली विस्फोट के कई कोड हैं। बिल्कुल, और दिल्ली विस्फोट के इन कोड्स को तो हम यहां पर डिकोड करेंगे, लेकिन यह नेटवर्क दिल्ली से शुरू होकर फरीदाबाद और पुलवामा से होते हुए पाकिस्तान तक फैला है। एक कार है और कार के अंदर संदिग्ध और फिर उसके बाद होता है रहस्यमयी धमाका लाल किले के ऐन सामने। आज 2 घंटे के सुपर इन्वेस्टिगेटिव शो में एक साथ कई तथ्य आपके सामने सच्चाई रखेंगे। और इस कहानी में कई संदिग्ध हैं दिनेश। फिदाइन अटैक की थ्योरी है, 11 एंगल से तहकीकात है, जिसे आज हम अपने दर्शकों को बेहद सरल भाषा में समझाने के लिए स्टूडियो में एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट लेकर आए हैं, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, प्राइवेट डिटेक्टिव है, पुलिस अफसर है, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है और एंटी टेरर एक्सपर्ट भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हैं फील्ड में रिपोर्टर्स भी, सभी से बात होगी। कोई फरीदाबाद में मौजूद है, वहां जहां से ये एक्सप्लोसिव पकड़े गए, कोई वहां जहां ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, कोई मौजूद है लाल किले के उस जगह पर जहां पर यह विस्फोट हुआ, कोई मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के करीब। तमाम जगहों से आ रहे इनपुट्स को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह खबर, उमर के दिल्ली में एंट्री का वीडियो, जो ताजा वीडियो आया आपके सामने रखते हैं। सुबह करीब 8:30 बजे वो एंटर करता है बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में, और उस समय डॉक्टर उमर कुछ यूं दिखाई देता है। वहां लगे सीसीटीवी में कैप्चर हुई तस्वीरों में ऐसा दिखाई दे रहा था उमर। मास्क उसने उस समय भी लगाया हुआ था, और उसके बाद क्योंकि इस समय, वैसे तो अगर ये कोविड-19 का टाइम होता तो तमाम लोगों को लगता था कि मास्क तो लोग इसलिए पहने हुए हैं, इस समय पोल्यूशन की वजह से यहां लोगों को मास्क अनयूजुअल नहीं लगा, और ऐसे में वो ये मास्क पहने हुए अंदर दिल्ली में एंटर कर गया बदरपुर बॉर्डर से। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली धमाके के बाद लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी चल रही है। तार लखनऊ तक जा पहुंचे हैं इस धमाके के। डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर छापेमारी कर रही है पुलिस। परवेज अंसारी, एक और नया नाम, वो भी डॉक्टर, और इसका भी आतंकियों से तार जुड़ा है, ये एजेंसियां कह रही हैं। घर पर ताला लगाकर अंसारी के घर के लोग फरार हो गए। लखनऊ में जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है, यूपी एटीएस वहां पर रेड कर रही है। यानी देखिए, फरीदाबाद के बाद दिल्ली के बाद लखनऊ, और लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर रेड। अगली खबर देखिए, यूपी एटीएस ने शाहीन के घर की रेड किस तरीके से की। आतंकी मुजम्मिल की दोस्त है शाहीन की तस्वीर भी सामने आ गई है। अब वो बेचेहरा नहीं है, उसका चेहरा भी सामने आ गया है। फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन भी काम कर रही थी। डॉक्टर शाहीन यहां पर मुजम्मिल की दोस्त थी और बहुत सारी चीजों में इन आतंकियों की मदद कर रही थी। साथ ही ये भी कि जैश-ए मोहम्मद की जो महिला ब्रिगेड है उसके लगातार संपर्क में थी और हिंदुस्तान में उसकी कमांडर थी। और एक और बड़ी खबर शाहीन से जुड़ी हुई, टीवी 9 पर डॉक्टर शाहीन की पहली तस्वीर है। धमाके में शामिल थी डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन का किरदार बहुत खतरनाक है, आपके सामने रखेंगे इसकी सारी डिटेल। धमाके में शामिल थी डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल शकील की दोस्त है शाहीन, और इस शाहीन की कार से ही AK-47 मिली थी। कोड डिकोड रिपोर्ट, दिल्ली ब्लास्ट में एक और डॉक्टर हिरासत में। श्रीनगर से डॉक्टर सज्जाद मल्ला हिरासत में लिया गया। धमाकों की तफ्तीश के सिलसिले में इससे पूछताछ चल रही है। सज्जाद मल्ला असल में डॉक्टर उमर का दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर उमर बहुत करीबी दोस्त थे और इसलिए पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर, कई संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। ये तो नाम है जो हम आपको सामने रख रहे हैं, लेकिन कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है। हिरासत में लिया गया डॉक्टर सज्जाद मल्ला, जिसके बारे में अभी बता रहे थे आपको दिनेश। जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए उसको हिरासत में लिया है। डॉक्टर उमर से फोन पर संपर्क में था सज्जाद मल्ला। डॉक्टर उमर कौन? जो बताया जा रहा है उस I-20 को ड्राइव कर रहा था डॉक्टर उमर, जिसने ये पूरा प्लान किया विस्फोटक वहां पर लाल किले के पास, जिसने ये विस्फोट किया। डॉक्टर सज्जाद मल्ला को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है।
और कल शाम को लगभग इतना ही बज रहा था, बल्कि 2 घंटे और आगे निकल चुका था समय, जब ये धमाका हुआ और उसके बाद पूरा देश अवाक था कि 12-13 साल बाद ये दिल्ली को थर्राया किसने है। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, लाल किले में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां कल ये ब्लास्ट हुआ था। और क्या नया पता चला और वहां पर मौजूद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इस समय क्या कर रही हैं, बता रहे हैं जितेंद्र। क्या अपडेट है जितेंद्र? थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जितेंद्र को जानकारियां जुटा रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए, उनके पास हम चलें उससे पहले जरा हमारे साथ यहां मौजूद मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले जनरल दत्ता हमारे साथ लगातार आज पूरे दिन कई शोज के साथ बने हुए हैं, अब भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया सर। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के, आपने अपनी जिंदगी में तमाम तरह के केसेस देखे होंगे, ये क्या एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है सर, और अभी केवल चंद चेहरे सामने आए? देखिए, ऐसा कि लगातार पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने की चेष्टा करता रहा अंडर द पॉलिसी ऑफ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, क्योंकि 71 की जंग के हार के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि बदला कैसे ले। तो उसे पता था कि जंग तो लड़ नहीं सकता, तो एक टेररिज्म के माध्यम से, प्रॉक्सी वॉर, डिनाइबिलिटी के माध्यम से भारत को आप ब्लीड करते रहें। तो उसी के मुहिम में इन्होंने अलग अलग अपनी तंजीमें बनाई, उनके लोगों के माध्यम से इन्होंने यहाँ बहुत सारे मॉड्यूल, आपको पहले होगा, जो लगातार भारत के अंदर काम करते चले आ रहे थे। बहुतों को उखाड़ भी फेंका गया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, और कई दोबारा रिक्रिएट हो गए। अभी जहाँ तक जैसे मोहम्मद का सवाल है, वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी यूनाइटेड नेशन भी मानती है, और वो वहाँ आज़ाद घूम रहा पाकिस्तान में, बड़े चंपे की बात है। और इनका तार भी अभी जैज़ के साथ मिला लग रहा है। अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पूरे तार रिपीट के बताएंगी, इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ पे हैं, और जब हमको पुष्टा जानकारी मिल जाएगी, और आगे भी जितने मॉड्यूल हैं, जितने भी ये अंदर काम कर रहे हैं, सारे इनकी धरपकड़ हो जाएगी जी। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ तंदूर के बाद उससे पहले भी लगातार दिन रात काम कर रही है, इनको ढूंढ रही है, और जहां जहां इनको। जनरल दत्ता हमारे संवाददाता जितेंद्र इस समय एक बार फिर से लाल किले से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस वक्त कुछ खास देख रहे हैं आप आसपास नोटिसेबल, क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार एजेंसीज मौजूद हैं और कुछ ना कुछ वहां से और पिक किए जाने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जब से जांच एनआईए को सुपुर्द की गई है तब से एनआईए की टीम ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है स्पॉट के ऊपर। कुछ देर पहले कई एनआईए के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और अभी भी अंदर मौजूद है, और लगातार जो सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं उनको लेकर भी बाकायदा वहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो एनालिसिस वहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहली कोशिश ये है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो कम से कम एनआईए के सामने आए, ताकि पता चल सके कि अमोनियम नाइट्रेट के किस तरीके के ट्रेसेस वहाँ से बरामद हुए और कौन कौन से ट्रेसेस हैं। इसके अलावा ये भी कोशिश है जानने की कि कार के अंदर जब उमर बैठा हुआ था तो उसके साथ कुछ और लोग थे या कोई और शख्स मौजूद था या नहीं था, और साथ ही जितने भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं उनके जरिए ये भी जानने की कोशिश की जा रही है क्या उमर की इस पूरे इलाके में घटनाक्रम से कुछ देर पहले किसी से कोई मुलाकात। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र एक जानकारी ये दीजिए, आप वहां पर इस वक्त हैं, लगातार जितनी भी एजेंसीज, एनएसजी, एनआईए, रॉ, आईबी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इनफैक्ट आर्मी की सीडीयू यूनिट वहां पर पहुंची। ये बताइए मुझे, अभी वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आने वाला है क्या? अभी तक किसी ने कहा है कि यह टेरर ब्लास्ट है, कोई मुहर इस पर, क्योंकि जैश का नाम आ रहा है, पाकिस्तान का नाम आ रहा है, यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। एक क्लैरिटी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है, एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि इस तरफ इशारा करता है साफ तौर पर कि ये दरअसल एक टेरर एक्ट है। तो सीधे तौर पर एफआईआर की जो धाराएं हैं वो इस तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही हैं। जहां तक रही दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान देने की बात, अब मामला जो है एनआईए के सुपुर्द कर दिया गया है। अब यानी कि आगे की तफ्तीश एनआईए करेगी, अपनी नई एफआईआर दर्ज करेगी। तो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान देने की कोई जरूरत यहाँ पर, या फिर कहें यहाँ पर अब कुछ बनता ही नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में एनआईए अब इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण अपना जारी करेगी। कल दिल्ली पुलिस के खुद मुखिया जो सतीश गोलचा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, वो सामने आए, उन्होंने अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हर एंगल पर तफ्तीश जारी है। लेकिन कुछ देर बाद ही जब एफआईआर दर्ज की गई, और खास तौर पर यूएपीए, इसके अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जब एफआईआर दर्ज, तो आपके पास लौटते हैं, आप तब तक और डिटेल जुटाइए। अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन लगातार ताबड़तोड़ तरीके से काम हो रहा है। और अगली खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट पर जांच एजेंसियों के सूत्रों से यह खबर, फिदायीन हमले का शक और बड़ा होता जा रहा है। टाइमिंग, टारगेट फिदायीन हमले के संकेत दे रहे हैं।
दिल्ली ब्लास्ट का पैटर्न पुलवामा हमले जैसा है। दिल्ली ब्लास्ट के दौरान जो कुछ दिखाई दिया वो बिल्कुल पुलवामा के जैसा। बिल्कुल दिनेश, आप जरा ये दिखाते हैं। पुलवामा में भी एक गाड़ी जिसमें आरडीएक्स भरा हुआ था, यहां भी एक गाड़ी जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था, यानी बिल्कुल वही पैटर्न यहां पर साफ दिखता है। अब जरा देखिए दिल्ली ब्लास्ट फिदायीन हमले की थ्योरी क्या है, हमले की शैली देखिए, इसका पैटर्न देखिए और उससे आपको पता चलेगा कि किसका सिग्नेचर इसमें दिखाई दे रहा है। ब्लास्ट के वक्त कार में अकेला शख्स मौजूद था। पहले कहा जा रहा था कि 3 है, फिर बाद में पता चला केवल डॉक्टर उमर है और पहचान छिपाना इसमें मकसद था। कार में बैठे शख्स को काले रंग का मास्क लगाया हुआ दिखाया गया। गौरव आगे एक्सप्लेन कीजिए। अधिकतम जनहानि और दहशत फैलाना इसका मकसद था, अधिकतम जनहानि और दहशत फैलाना। टाइमिंग और टारगेटिंग देखिए, टाइमिंग और टारगेटिंग बहुत अहम है। भीड़ भाड़ वाला इलाका और पीक आवर का चुनाव लगभग 7 बजे के आसपास, जब बिल्कुल खचाखच मार्केट भरे होते हैं दिनेश। और यह बताता है जैश का यही पैटर्न है। जैश फिदायीन हमलों के लिए कुख्यात है और वैसा ही एक बार पैटर्न यहां पर देखने को मिला। यह प्लानिंग, यह पैटर्न पुलवामा की तरह ही हमलावर विस्फोटकों से लैस था। यहां पर भी फिदायीन हमला और इसीलिए अब और यहां पर यह खबर देखिए जरा, यह खबर और उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोड डी कोड रिपोर्ट, दिल्ली ब्लास्ट का फिदायीन हमलावर पिता उमर भट्ट, डॉक्टर उमर भट्ट के पिता का नाम है नबी भट्ट। ये फोटो है डॉक्टर उमर नबी, पुलवामा का रहने वाला, जम्मू कश्मीर का। ये फोटो हमारे पास है, एक्सक्लूसिव फोटो जो डॉक्टर उमर की हम दिखा रहे हैं। ये भी डॉक्टर है। अब सोचिए, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। न जाने कितनी जिंदगियां ले ली इस इंसान ने इस विस्फोट के बाद और कितनी लेने वाले थे, क्या प्लान था। फिदायीन हमलावर है दिल्ली ब्लास्ट का पिता नबी भट्ट, रिटायर्ड सरकारी टीचर। और यहां देखिए जरा, जो तस्वीर दिखाई दे रही है उस कार में, उस कार से केवल वो लोग मेकआउट कर सकते हैं ये कौन है जिसने पहले डॉक्टर उमर को देखा है और उन लोगों ने तस्दीक की है कि यह डॉक्टर उमर ही है, हालांकि उसने मास्क में अपना चेहरा ढक रखा है। अब जरा इसकी अगली स्लाइड पर आइए। दिल्ली ब्लास्ट का फिदायीन हमलावर, ये श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से इसने पढ़ाई लिखाई की, यहां से एमबीबीएस की पढ़ाई की इसने और बाद में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर इसने काम भी किया और फिर आ गया था ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी था ये। बिल्कुल, और अनंतनाग से नौकरी छोड़कर दिल्ली आया। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्लानिंग लंबी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में यह शख्स प्रोफेसर था, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला, अनंतनाग में नौकरी करता हुआ और फरीदाबाद पहुंचा, दिल्ली के बिल्कुल करीब पहुंचा। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में यह प्रोफेसर था और वहां जो मेडिकल स्टूडेंट थे उनको पढ़ाने का काम कर रहा था। उन्होंने, किसी ने नहीं सोचा होगा ये हमको पढ़ाने वाला व्यक्ति असल में डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर के वेश में बेगुनाहों और आने वाले दिनों में खून बहाने वाला है। कर्नल अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास इस सवाल को लेकर चलता हूं। कर्नल अनुराग, ये क्योंकि आप खास तौर से एक्सप्लोजिव्स के मामले में आप एक्सपर्ट हैं, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, इस तरह की चीजों में डील करने वाले लोग, क्योंकि हमारे हाथ में अचानक कोई एक्सप्लोजिव आज पकड़ा दीजिए, हमारे हाव भाव, हर चेहरे की रंगत से ये पता लगने लगेगा हम सामान्य नहीं है। क्या इससे डील करते 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 2 तरह के चेहरे रखने में ये लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम एक्सप्लोजिव की बात करें तो उसको हैंडल करने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरत होती है कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जब आप उसको हैंडल कर रहे हैं, ना केवल उसकी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन समय आने पर आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जैसे इस केस के अंदर देखा गया, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, जो पुलिस ने पकड़ा था, जो कि अमोनियम नाइट्रेट था। अमोनियम नाइट्रेट बाजार में ईजिली अवेलेबल है क्योंकि ये यूरिया ग्रेड में आता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए, एक्सप्लोजिव ग्रेड कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लगता है कि इन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैब का या किसी और जगह पर यूटिलाइज किया होगा, जिससे कि जैसे कि इसका कंपोजिशन आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 50-50 मात्रा में वेट के हिसाब से मिक्स किया जाता है। और इसके बाद अगर ये किसी भी फ्यूल के साथ, जैसे कि इस केस में ऐसा प्रतीत होता है कि जो पेट्रोल का टैंक था या डीजल का व्हाटएवर जो भी फ्यूल रही होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कर्नल शुक्ला, लेकिन सवाल यहां पर है कि आखिर इसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगी क्यों नहीं, या वो इसके पीछे थी और लेकिन जल्दी वो थोड़ा आगे निकल गए, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह का साफ और बड़ा निर्देश। अमित शाह कल से ही एक्टिव है, जब से यह पूरा मामला हुआ है। उन्होंने कहा एक एक दोषी को सजा देंगे। गृह मंत्री ने कहा हर दोषी को ढूंढ निकालें। गृह मंत्री ने कहा हर दोषी को कड़ा दंड देंगे। कल वो उस जगह भी गए थे, घटनास्थल पर, जहां पर मैं मौजूद था। मैंने लाइव देखा, वहां पर सीनियर अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने पहले अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना, मृतकों के परिजनों से मिले और वहां पर उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जहां यह धमाका हुआ वहां भी गए थे। लेकिन रंजन सर, क्योंकि आप पुलिस की थ्योरी समझते हैं, पुलिस की जांच को समझते हैं, ये बताइए ये संयोग है या प्रयोग है?
हर आदमी जिसका कनेक्शन जुड़ रहा है वो डॉक्टर निकल रहा है। डॉक्टर मतलब काफी पढ़े लिखे एडुकेटेड लोग, और कहा जाता है कि एडुकेटेड लोगों को रेडिकलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन यहां तो हर लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक हर शख्स डॉक्टर निकल रहा है। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें आपको? ये डॉक्टर निकल रहा है तो आप ये भी समझिए ना कि सारे लोग डॉक्टर हैं और ये एक ही गैंग और या एक ही गैंग के स्प्रिंटर है जो एक साथ काम कर रहे हैं। अगर इसमें जो है ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ये सब एक ही व्यवसाय में हों और इसमें कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें हमको बहुत ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे ऐसा कर रहे हैं। किस परिस्थिति में इनको कन्वर्ट किया गया, क्या दबाव डाला गया इनके ऊपर, क्या ब्लैकमेल किया गया, किस कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में थे ये सब बातें बाद में खुलेंगी, जिसके तहत कई पढ़े लिखे और बड़े ही जो है ऑनरेबल लोग भी जो हैं इस प्रकार के कामों में फंस जाते हैं। तो हमको उससे देखना चाहिए इसको। और ये निश्चित तौर पर ये देखिए पुलिस की सफलता, पहले ये समझिए हम, हिंदुस्तान एक लिबरल डेमोक्रेसी है, सबको आज़ादी है जो करना चाहता है, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशन से बड़े स्ट्रांग है यहाँ पे। तो इसमें कार्रवाई करना और लोगों की जो फ्रीडम है उसको कटे नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया, आप कह रहे हैं फरीदाबाद की पुलिस ने जब उन पर कस दिया प्रेशर, उनके हाथ जब अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हो गई इसलिए ये पैनिक बटन किया गया। आप ये इशारा कर रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां उनको ऊपर जो 2 डॉक्टर पहले पकड़ लिए गए थे वो नहीं पकड़ते तो और बड़ा कुछ मिसहैप हो सकता था। आप ये कह रहे हैं ये दिल्ली ब्लास्ट की जो डी कंपनी है इनका इरादा कुछ और था? देखिए हम ऐसे कल रात में भी यहाँ पे जो डिस्कशन था, उसने कहा कि यद्यपि ये पीक टाइम था पर ये ऐसी जगह नहीं थी जहां बहुत बड़ी भीड़ हो। एक बात, दूसरी बात यह है ये आदमी उससे मर गया जो कि एक सुसाइड बॉम्बर के तौर पे, तो ये दिखाता है देखिए यहाँ कोई नहीं सर, आपने ये बात मुझे याद है कल हमारे साथ शो में कही थी, ये अनइंटेंडेड लग रहा है। लेकिन एक चीज जो इसमें अनइंटेंडेड की जगह मुझको लगता है इसका प्लान बी, सी या डी था कि अगर पहला नहीं होगा, हाई वैल्यू नहीं कर पाएंगे एक पर्टिकुलर डेट में, टाइम में, शायद दिवाली या शायद रिपब्लिक डे जैसा कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऐसा करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा जैसे मैं कल रात में भी कह रहा था कि ये एक और बहुत बड़ा हादसा प्लान था जो एक अकस्मात ब्लास्ट से जो है इसकी लापरवाही हो, चाहे पैनिक का दबाव हो, और ये हो गया और इसमें और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और देखिए ये फिदायीन होता है, इस तरह का सुसाइड बॉम्बिंग होती है जहां पर कि कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन। रंजन सर ये लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक कार कई बार खरीदी बेची जाती है सर, क्या उसका मालिक कागजों में बदलता नहीं है सर? वो जो पहला मालिक होता है वही आखिर तक। जरा ये अब I-20 वाली जो पूरी मिस्ट्री है उसको डिकोड करते हैं, इस कोड को डिकोड करके ये रिपोर्ट आपको दिखाता है। बात उस I-20 कार की जिसने दिल्ली में दहशत फैलाई, इसी कार में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। ये कार कई बार खरीदी बेची गई, इस कार का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया। बिल्कुल, ब्लास्ट से पहले कार का जो वीडियो सामने आया है उस समय डॉक्टर उमर ही कार चला रहा था, और ये वही डॉक्टर उमर है जिसकी फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि क्या वो सुरक्षा एजेंसियां जिसकी तलाश कर रही थी उसने देखा कि मेरा एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद कर लिया है। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, धमाके वाली कार का पुराना वीडियो सामने आ गया है। बड़ी खबर, अक्टूबर में पोल्यूशन चेक कराने के वक्त का वीडियो सामने आ गया है इस कार का। 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी I-20 कार। प्रदूषण चेक कराने के वक्त 3 लोग इसमें मौजूद थे। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है आपके सामने। TV9 के पास ब्लास्ट वाली कार का रूट मैप भी मौजूद। हरियाणा से दिल्ली आई थी यह कार, दिल्ली में सुबह हुई कार की एंट्री, शाम को कार में हुआ था यह ब्लास्ट। इस बीच में यह फतेहपुरी मस्जिद के पास एक पार्किंग में खड़ी करके रखी गई थी। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, एक और बात जो सामने आ रही है वो ये कि इस दिन यहां की पार्किंग्स भी बंद रखी जाती हैं। यहां पर क्या वाकई ऐसा होता है? तो फिर अगर ऐसा था तो ये पार्किंग इनके लिए क्या स्पेशल खोली गई थी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर पार्किंग मंडे के दिन बंद होती है, लेकिन पार्किंग कल खुली हुई थी। ये एक बड़ा सवाल सामने आया। और साथ खास बात ये कि जब भी पार्किंग के अंदर कोई भी गाड़ी जाती है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं, वो गाड़ी की डिक्की को प्रॉपर चेक करते हैं और उसके बाद ही गाड़ी पार्किंग के अंदर एंट्री करती है। और आज सुबह भी हमने तस्वीरों में दिखाया सिक्योरिटी गार्ड वहाँ तैनात थे हर रोज की तरह। लेकिन क्या कल गाड़ी को चेक नहीं किया गया था? तकरीबन 3 घंटे तक उमर गाड़ी के अंदर बैठा रहा। 3:19 पर दोपहर को पार्किंग में एंट्री करता है और उसके बाद 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर बैठा रहता है, चेहरे से मास्क नहीं हटाता है, एक बार भी गाड़ी से बाहर नहीं निकला, किसी भी गार्ड को वहां पर शक नहीं हुआ। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो लोग जितेंद्र, ये बड़ी बात है, ये बड़ा लूप होल है। और हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, उनके पास ये सवाल लेकर मैं जाना चाहता हूं। संजय जी, बहुत सारे सिस्टम के लूप होल्स अभी तक आपने देखे होंगे और इसीलिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है कि वो उनके इतर जाकर संभावनाओं को तलाशें और आखिरकार तह तक पहुंचे। इस पूरे मामले में बड़े लूप होल्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लूप होल्स के सवाल हैं, इस पर हमारी वैसे सुरक्षा एजेंसियाँ अच्छे से काम कर रही थी। ये जो प्लानिंग था, जो इनका ये प्लान बहुत बड़ा था और जो मुझे लगता है ये बाद में बहुत ही कई जगहों पे करने वाले थे, बिकॉज 2900 किलो का वहाँ पे विस्फोटक बरामद होना फरीदाबाद में और इसका वही रूट मैप आना, ये दर्शाता है कि ये जल्दबाजी में की गई घटना है, जो कि इनके ऊपर प्रेशर बना कि भाई जब जो चीज रह गया है कार में उसको नहीं, और यही सारी सुरक्षा एजेंसियां और सभी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर इनका असली मकसद क्या था। जल्दी से मैं आज दिखाता हूं रूट मैप क्या था। जिस रूट की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं संजय जी, वो रूट मैप हम बिग वॉल पर दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली में दहशत वाली कार के 11 घंटे का रूट मैप आप बिग वॉल पर देखिए। ये वही कार है जो देखिए कितना नियम कायदे से चलने वाला यह शख्स था, पोल्यूशन करा रहा है। और ये देखिए उस गाड़ी का यहां पर नंबर भी आ रहा है। लेकिन 11 घंटे का रूट मैप, फरीदाबाद से सुबह 7 बजे निकलती है ये गाड़ी, एशियन अस्पताल के पास इस गाड़ी को देखा जाता है। लेकिन अभी तक ये दिल्ली में एंटर नहीं हुई है। फरीदाबाद में एशियन हॉस्पिटल के सामने स्पॉट की गई और उसके बाद हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर 8:13 करीब 8:15 बजे बदरपुर टोल पर। और वहां आपको दिखाई दे, गौरव एक्सप्लेन कीजिए। ये वीडियो देखिए, बदरपुर टोल का वीडियो है जहां पर ये उमर भी दिख रहा है टोल देता हुआ। ब्लास्ट से पहले का ये कार का वीडियो है बदरपुर टोल से निकलते वक्त। उसके बाद 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया यानी दिल्ली पहुंच चुकी है ये कार और पेट्रोल पंप के पास इस गाड़ी को स्पॉट किया जाता है। इसके बाद कहां जाती है? सुनहरी मस्जिद पार्किंग दिल्ली, 3:19 वहां जाकर यह गाड़ी पार्क कर दी जाती है और करीब 3.5 घंटे तक वो गाड़ी में ही बैठा रहता है, गाड़ी से बाहर नहीं निकलता है। डॉक्टर उमर, 30 मिनट तक कार पहले घूमती रहती है पार्किंग से लाल किले की तरफ। लाल किले के पास ब्लास्ट 6:52 पर होता है और ब्लास्ट के बाद यहां भीषण आग लग जाती है। यानी 11 घंटे का रोड मैप पे 11 घंटे से और एक बड़ी खबर आ रही है इससे से जुड़ी हुई, वो रख दे जरा। 3 घंटे मास्क लगाकर कार में बैठा रहा उमर। फ्लैश कीजिए, 3 घंटे मास्क लगाकर कार में बैठा रहा उमर। और ये नॉर्मल बात नहीं है, एक आदमी जब 11 घंटे से कार चला रहा हो और 3 घंटे तक एक पार्किंग में, लाल किले की पार्किंग जहां पर बहुत ज्यादा वेंटिलेशन ना हो, वहां पर 3 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहे, तो ये उसकी मानसिक स्थिति बताता है। 3:19 पर पार्किंग में गया और 6:48 पर निकला। 4 मिनट के बाद ही गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। यानी उमर क्या सोच रहा था, किससे बच रहा था? उसको लगा कि अब क्योंकि दिन नहीं है, शाम हो चुकी है, शायद लोग नोटिस ना करें, इसलिए वो निकला। दिन में वहां से नहीं निकलना चाह रहा था, कहां जा रहा था? ये कई सारी चीजें हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिनके बारे में पुलिस बताएगी। डॉक्टर भूपेश हमारे साथ हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस मामले में आपको क्या लग रहा है? वो 3 घंटे वहां असल में किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था, वो इस पसोपेश में था कि अब वो जाए तो जाए कहां? उतना विस्फोटक लेकर, बाकी विस्फोटक तो पकड़ा गया था, ये लेकर वो निकल गया था, लेकिन उसको कभी भी लग रहा था एजेंसी उसको ही पकड़ लेंगी, तो जल्दी ही उसको कुछ करना था। इस पसोपेश में था, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? देखिए, यहाँ पे कई सारे फॉरेंसिक सिग्नेचर्स हैं, उन फॉरेंसिक सिग्नेचर्स को हमें समझना होगा। ऐसे और भी कई फॉरेंसिक सिग्नेचर होंगे। सबसे पहला फॉरेंसिक सिग्नेचर यहाँ पे ये मिलता है कि ये कार जो चूज़ की गई है, इसकी आप आरसी उठा कर देखेंगे, अगर आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो ये आरसी अभी भी मोहम्मद सलमान के ही नाम पर है। और ये आरसी के इस पे टैंक साइज पे लिखा हुआ है पेट्रोल और फ्यूल। जो फ्यूल है इसका, ये पेट्रोल प्लस सीएनजी है। तो यानी कि 2011 में i20 कार में कोई सीएनजी नहीं आती थी। इस कार में बाद में कंपनी फिटेड या अलग से कोई सीएनजी लगवाई गई
उसके बाद ये हुआ है कि सीएनजी को रिप्लेस किया गया है वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट से, और बाकी जो फ्यूल ऑयल उसमें जोड़ा जाता है, और इस कार को तैयार किया गया है। और ऐसी कई कार यानी कि काफ़ी जो इसकी खरीद फरोख्त हुई है, इलीगल खरीद फरोख्त हुई है, जिसकी कोई डॉक्टर चेन नहीं भूपेश, है। आप ये कह रहे हैं कि सीएनजी की तरह ही जो सीएनजी सिलेंडर होता है गाड़ी के पीछे, उस सिलेंडर की जगह अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोसिव से मिला कोई टैंक वहां पर तैयार किया गया था इस कार के लिए स्पेशल। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जिससे कि उसकी पहचान भी ना की जाए, अगर कोई देखे भी, पुलिस वाला कोई चेकिंग भी करे तो पीछे बिल्कुल सीएनजी की तरह ही वो ढका हुआ मिले, और वहां पर इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल या डीजल का जो भी फ्यूल ऑयल है उसका इस्तेमाल किया होगा। सिलेंडर में दिनेश गैस नहीं भरी हुई थी, अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। हमारे दर्शकों के लिए दोहराना चाहिए, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग एक तरीके से डॉक्टर भूपेश आपके लिए एक बड़ी चीज को सॉल्व कर रहे हैं कि वो अलग से डिक्की में, बूट स्पेस में अलग से रखा हुआ विस्फोटक नहीं था। वहां जो सीएनजी किट लगी होती है अमूमन गाड़ियों में, जहां वहां से सीएनजी सिलेंडर को हटाया गया, या उसी सिलेंडर में अमोनियम नाइट्रेट और लिक्विड फ्यूल भरा गया, और साथ में था डेटोनेटर जिससे ब्लास्ट किया गया। मतलब अगर पुलिस वाला कहीं चेक भी करता, खुलवा कर भी देता बूट स्पेस का, तो उसको लगता है ये नॉर्मल सीएनजी कार है, उसको जाने देता। और इसीलिए आपको याद होगा जब खबर आई थी तो सबसे पहले कहा गया कि सीएनजी से वाली गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, तो क्या इसीलिए यह कहा जा रहा था? लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है, दिल्ली ब्लास्ट में विस्फोटक को लेकर बड़ी थ्योरी आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में विस्फोटक को लेकर बड़ी थ्योरी क्या आ रही है? दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में सुबह सुबह पकड़ा जाता है, और इसी बीच खबर आती है कि उसी दिन शाम को एक बड़ा विस्फोट होता है दिल्ली में लाल किले के पास, और उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। सूत्र बता रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल यानी एनफो जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया है, और धमाके के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। कर्नल शुक्ला, जल्दी से मुझे इस बारे में बताइए, क्या ये जो पूरा सवाल करना शुक्ला आपसे, कर्नल शुक्ला आपसे, क्या ये जो पूरी जानकारी आ रही है, जिन एक्सप्लोसिव की, जिन केमिकल्स की ये जानकारी आ रही है, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कितनी मात्रा में होगा इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी को देखते हुए, और जो फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो मिला है वो क्या कर सकता था? बिल्कुल, जो मात्रा जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ की तरफ सुई जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें, जब ब्लास्ट हुआ था उसके चारों तरफ जितने भी व्हीकल थे उसमें चारों तरफ आग लग गई थी। तो आग क्यों लगती है? जैसे आपने कहा कि फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। जब ये फ्यूल ऑयल और फ्यूल के साथ मर्ज करता है हमारा अमोनियम नाइट्रेट, तो ये ब्लास्ट के साथ चारों तरफ फ्लेम की तरफ फेंकता है, और जहाँ भी ये गिरेगा उसको भी जला दिया जाएगा। तो एक तरह से बड़ा हाई टेम्परेचर रेज करता है, और ये चीज़ उसी चीज़ को इशारा करती है जो हमारा सुबह सीज किया था 2900 kg का। तो उसी में से हो सकता है कि उसी का कुछ पार्ट हो। कर्नल शुक्ला, एक और बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर जुड़ रहा है इस पूरे मामले से, वो आप सबके सामने रखता हूं। दिल्ली धमाके में उमर के रोल पर दिल्ली से कश्मीर तक सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। जम्मू कश्मीर में उमर के परिवार से पूछताछ जारी। पुलवामा का रहने वाला है डॉक्टर उमर, और बताया जा रहा है कि यहां इसके कई कनेक्शंस थे, कुछ दोस्त थे, रिलेटिव्स भी हैं, उन सब से पूछताछ हो रही है। जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, मतलब जो इसके माता पिता या इसके भाई बहन हैं, उससे डीएनए सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि एस्टेब्लिश हो सके कि जिस व्यक्ति ने कल ये विस्फोट किया वो डॉक्टर उमर ही है, ये साइंटिफिकली भी स्थापित हो पाए। बिल्कुल, और डॉक्टर उमर के अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ और किरदार है, महराज हमें बताएंगे। महराज के पास चलते हैं। महराज, जैसा ही कल रात ये खबर आई कि ये कार पुलवामा के तारिक को बेची गई, जिसका नाम बाद में आमिर निकल कर आया, तुरंत बहुत बड़ा हो गया मामला, क्योंकि पुलवामा में हमने देखा इससे पहले कितना बड़ा एक ब्लास्ट हो चुका था, और अब तो लगातार जम्मू कश्मीर से कई किरदार निकलकर सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और बताइए कश्मीर से क्या क्या तार जुड़ते हैं इस पूरे मामले के? बिल्कुल बता दें गौरव, जो जैसे ही कल ये ब्लास्ट की घटना दिल्ली में पेश आई, उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटेल पहले ही साझा किया था, कहीं ना कहीं जो पहले सहारनपुर में जो डॉक्टर अदील पकड़े गए थे, उसके बाद फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए थे, और उसके बाद अगर हम ये सब कड़ियाँ मिला लें तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिवली काम कर रही है दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसीज के साथ। तो उसके बाद से पुलवामा में विशेषकर कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें जो पिक्चर कल वायरल हुई थी आमिर की, हालांकि उस टाइम तारिक के नाम से सामने आई थी, लेकिन आमिर और उसके भाई को जो है रातों रात ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और इनसे तफ्तीश की जा रही थी। हालांकि परिजनों का साफ कहना था कि आमिर वहां के लोगों के लिए ये एक हैरानी है, कहां से उन लोगों के लिए एक हैरानी है कि जिन्हें वो डॉक्टर्स के तौर पर जानते थे वो आतंकवादी निकले, उनको ये बात हैरान कर रही है। या आप जब बात करते हैं वो क्या कहते हैं, उनके लिए हैरानी है, वहां वो दूसरा चेहरा मेंटेन करते थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, जब हमने परिजनों से बात की तो कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर मुजम्मिल के घर में और 2 डॉक्टर्स हैं, उसका छोटा भाई भी डॉक्टर है, उसकी बहन भी डॉक्टर है। उनके अनुसार जो ये तथ्य सामने आए हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, तो उनका कहना था महाराज आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, किस तरीके से तार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आपने पाए ही। उधर लखनऊ में भी बहुत कुछ चल रहा है, वेस्टर्न यूपी में कई जगह पर छापे मारे गए, उधर भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल गौरव, अगली इंफॉर्मेशन क्या है? बिल्कुल, दिल्ली ब्लास्ट के विस्फोटक की क्या थ्योरी है, जल्दी से आपको दिखाते हैं। अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, अमोनियम नाइट्रेट इजीली अवेलेबल है क्योंकि यूरिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब फिर इसको फ्यूल ऑयल से जोड़ा जाता है तो N+4 और डेटोनेटर का इस्तेमाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा इसके बारे में तो शुक्ला साहब बताएंगे। शुक्ला साहब, अगर 1 सेकंड के लिए आप आए यहाँ पर, प्लीज आ जाएं आप। ये जो बताया जा रहा है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है और साथ में फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बताया जाता है कि ये ऑक्सीडाइज बहुत तेजी से करता है, बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज करता है। और दूसरे जो है फ्यूल ऑयल, वो ये आग पकड़ता है और उसको कई गुना बढ़ा देता है। और साथ में डेटोनेटर, मतलब वो सर्किट पूरा करने का काम। जरा बताइए कैसे काम करता है? बिल्कुल, अगर हम थ्योरी को समझने की कोशिश करें, जब एक आईडी बनाया जाता है, आईडी का मतलब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइड, तो इसके अंदर इन्होंने एक बेस मटेरियल यूज़ किया है, वो अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद इसके अंदर फ्यूल डाला गया है। फ्यूल ऑयल डालने से क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसको डेटोनेट करने के लिए हमें 210 डिग्री की टेम्परेचर की जरूरत होती है। देखिए ये तस्वीर भी आ गई, ये तस्वीर भी, इसको भी आप एक्सप्लेन कर पाए। बिल्कुल, यही मैं बताना चाहूंगा कि जब ब्लास्ट हुआ तो फ्यूल चारों तरफ फैला, ब्लास्ट के साथ चारों तरफ जहां जहां गिरा उसको आग में तब्दील कर दिया, आग लग गई वहां पे जाके। तो इसके अंदर एक खासियत होती है कि जब फ्यूल के साथ मिलता है तो क्या सर अमोनियम नाइट्रेट इसीलिए कई दूसरे विस्फोटकों के साथ, जैसे कहा जाता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन के साथ भी, आरडीएक्स के साथ भी, कि तेजी से ऑक्सीडाइज कर पाए ये एक्सप्लोसिव को, इसके लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, इसका मेन पर्पस ये है कि ये 50% ऑक्सीजन है, 50% नाइट्रोजन है। तो जब ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करने का मतलब है इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसकी वजह से फ्यूल एकदम से बहुत बड़ी हाई टेम्परेचर में चला जाता है और आग लग जाती है। कर्ण शुक्ला, प्लीज अपनी जगह ग्रहण कीजिए। देखिए, इससे जुड़ी और जानकारी हम आपको देते हैं। अभी ये जानकारी पूरी नहीं हुई है। 22 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। कल रात में जो खबर आई थी वो ये कि 6, आप तो बता ही रहे थे कि 6 गाड़ियां हैं, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो वाला। नहीं, और ये जो 800 मीटर तक धरती कांपी, आज लोगों ने खुद हमें से कहा है 800 मीटर दूर तक की, हमें लगा कि धरती शेक कर रही है, इमारतों की खिड़कियों के कांच टूटे। हम उन लोगों से मिलकर आए ग्राउंड जीरो पर। 3 किलोमीटर तक धमाके की आवाज लोगों ने सुनी, वो दहल गए। और ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक फरीदाबाद के विस्फोटकों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हजारों किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट वहां से पकड़ा गया। और क्योंकि फरीदाबाद से 2900 किलो, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुए थे, इसलिए तुरंत यहां पर लोगों के दिमाग में कौंधा कि क्या इससे तो नहीं जुड़ा है। और फिर हुआ वही, पकड़े गए विस्फोटकों में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल था। और जो यहां पर धमाका हुआ है उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखता है। लेकिन एक सवाल है यहां पर, वो पूछूंगा मैं जल्दी से। विस्फोटक को सफेद रंग की हुंडई i20 जिसको हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा था, उसमें लेकर आया गया था। और विस्फोटक कार के पिछले हिस्से में, जैसा अभी बता रहे थे हमारे साथ मौजूद यहां एक्सपर्ट्स, कि शायद पीएनजी सीएनजी किट की तरह उसको रखा गया था ताकि किसी को भी उसमें शक ना हो। और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब का नाम आ रहा है कि हो सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का इसमें लैब शामिल हो। जनरल दत्ता, लेकिन जल्दी से मुझे बताइए, क्या किसी यूनिवर्सिटी की लैब में इस लेवल का विस्फोटक बनाकर इतना बड़ा विस्फोट किया जा सकता है? और एक बहुत स्ट्रेंज चीज वहां पे मिल रही है, क्योंकि केमिकल तो सर मिलिट्री ग्रेड और जो लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं लैब ग्रेड, ये तो अलग अलग होते हैं ना सर। नहीं, और वहां ना तो कोई शार्पनर है, ना वहां पर कोई तार है, ना वहां पर कोई ऐसा धारदार चीज है, और ना वहां कोई क्रेटर है। मैं थोड़ा कुछ क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, ये अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे लैब में नहीं बना है। अमोनियम नाइट्रेट एक कमर्शियली अवेलेबल मटेरियल है जिसको हम फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि किसको सेल किया जाएगा, पूरा ट्रेल, उसकी रिसीप्ट, उसका डिलीवरी और उसको चेक से रखा जाएगा ताकि फ्री सेल ना हो इसको। अभी अमोनियम नाइट्रेट को हाई एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको होमोजेनिटी देनी पड़ती है, जिसके अंदर हम तेल मिलाते हैं, या डीजल या डिल्यूटेड मोबिल, वो उसको मिलाने के लिए होता है। वो मिलाने के बाद आपको एक हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव से उसको बूस्टर चार्ज। आपने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई थी सर कि डेटोनेटर कहां फिक्स किया जा रहा है, इससे ये तय होगा कि शॉक वेव्स जाएंगी किस तरफ। ऊपर लगाया गया तो नीचे की तरफ जाएगी, बाएं लगाया गया तो दाएं तरफ जाएगी, दाएं लगाया गया तो बाएं। सर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपके सामने, वो भी रखना चाह रहा हूं मैं। दिल्ली धमाके से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, देखिए जरा। शाहीन के भाई ने खरीदी थी ऑल्टो कार। अभी जो डॉक्टर शाहीन है जिसका चेहरा आज सामने आया है, उसके भाई ने एक ऑल्टो कार खरीदी। अरे इनका किरदार तो बहुत खतरनाक है। जैश की विमेन विंग की हेड बताई जा रही है इंडिया की। परवेज ने सहारनपुर के शोएब से ये खरीदी थी कार, और कुछ समय पहले ही लखनऊ के लिए एनओसी लिया था।
परवेज के खंडारी बाजार वाले पते पर ही यह कार रजिस्टर्ड है। बड़ा सवाल, क्या इस गाड़ी का इस्तेमाल भी आतंकी घटना को अंजाम के लिए होने वाला था? अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे। अभिजीत, पहले फरीदाबाद, फिर दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर और अब लखनऊ पहुंच चुके हैं इस पूरे मामले के तार। लखनऊ पुलिस एटीएस क्या कर रही है बताइए जरा। और शाहीन कहां है, परवेज कहां है, कौन है ये लोग, बताइए। देखिए, सुबह से ही लगातार एटीएस और जेके पुलिस की टीम जो है जगह जगह रेड डाल रही है, जिसमें कि परवेज अंसारी का वो चिन्हट स्थित मकान भी है। और उसके अलावा अगर हम खंडारी बाजार की बात करें तो मैं खंडारी बाजार पर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर शाहीन का घर है। शाहीन और परवेज अंसारी जो है दोनों भाई बहन हैं और उनका मकान जो है वो इस वक्त यहाँ पर है, जहाँ पर एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। 2 घंटे से ज़्यादा पूछताछ किया शाहीन और परवेज के जो पिता हैं शोएब अंसारी उनसे, और उसके बाद शाहिद अंसारी माफ़ कीजिएगा उनसे, और उसके बाद यहाँ से निकली है। तो इस पूछताछ के बाद क्या चीजें सामने आएंगी ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। सहारनपुर से लेकर अगर लखनऊ तक की बात करें, सहारनपुर से ही डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि सहारनपुर के फेमस अस्पताल में काम कर रहे थे। उनको भी जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर पहुंची थी और यूपी एटीएस ने उनको गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस उनको अपनी हिरासत में लेकर यहां से गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सहारनपुर से ही कनेक्शन फिर निकल रहा है परवेज अंसारी का, क्योंकि उसने शोएब से ये गाड़ी खरीदी, एनओसी के लिए अप्लाई किया वहां के आरटीओ में, और उनके आवास पर भी छापा पड़ा आज। तो वो उसी घर के बाहर, यानी परवेज अंसारी फरार हुआ, लेकिन उसने और इसमें जो आप बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, अपने घर को किराए में देते हुए किसे किराए में दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखें, अपनी गाड़ी किसे बेच रहे हैं बहुत ध्यान से इस बात का भी, क्योंकि इस कार को बहुत बार खरीदा बेचा गया, उस कार की मिस्ट्री भी समझाते हैं। आइए बिल्कुल, कार की मिस्ट्री, बेचने और खरीदने की हिस्ट्री सबसे पहले वो दिखाइए, वो है गाड़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो i20 है, HR26CE7674 जिसका नंबर है, जो कि तारिक सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि सलमान अब ये जो आप बता रहे हैं गाड़ी बेच दी है, ये ब्लास्ट वाली कार का नंबर आपने दिखाया HR26CE7674, ये सलमान के नाम पर गुरुग्राम हरियाणा में रजिस्टर्ड थी। लेकिन जब इसे कई बार खरीदा बेचा गया, और यही डॉक्टर भूपेश कह रहे थे कि इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नाम वो का वो रहता है, एक से दूसरे के पास गाड़ी पहुंचती चली जाती है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि सलमान ने ओखला के देवेंद्र को कार बेची, लेकिन कार सलमान के नाम पर ही थी। 3 राज्यों से सलमान से देवेंद्र के पास, अब देवेंद्र से किसके पास? देवेंद्र ने कार अंबाला के शख्स को, कहा जा रहा है जिसका नाम सोनू है, उसको ये बेच दी थी। और उसके बाद क्या हुआ? पुलवामा निवासी तारिक ने कार खरीदी। हालांकि एक तारिक ही आमिर है। हाँ, नहीं, एक थ्योरी आ रही है कि आमिर ने दरअसल गलत नाम बताकर तारिक के नाम पर कार वो अपने के नाम से खरीदी, लेकिन वो आमिर है जिसकी फोटो आई है सामने। और इस सब के बारे में देखिए हमारे संवाददाता पुनीत ने किस तरीके से आपके लिए जानकारी जुटाई। नाम पे रजिस्टर है, 2017 में इसने सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। इसके बाद ओखला के देवेंद्र को बेची गई थी, और उसके बाद ये कार अंबाला में एक शख्स को बेची गई, और उसके बाद फाइनली ये कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई है। तारिक का ये फोटो भी एक गाड़ी के साथ सामने आया है, जो कि i20 गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, रॉयल कार जोन के बाहर खड़े होकर के उसने ये फोटो खिंचवाया था। रजन सर, मुझे जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए, क्या इस तरह की लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, जो ये क्लासिक केस निकलकर सामने आया है? क्या या पूरी रेकी करके ऐसी गाड़ी खरीदी जाती है इसको ट्रेस ना किया जा सके? सर आपसे सवाल। रंजन सर, सवाल यह है सर, गाड़ी का यूं खरीदा बेचा जाना, मालिक का नाम ना बदला जाना, यह कितना बड़ा लूप होल है? हाँ, देखिए ऐसा है, जो आप जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल दे रहे थे, तो इसमें मैं ये एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि ये आवश्यक नहीं है कि ये नाम जेन्युइन रहे हों, और ये भ्रमित करने के लिए जो है बीच में 2 हिंदुओं को ट्रांसफ़र दिखाए, और कोई किसी कहीं शक हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उन्होंने उसको फिर दोबारा जब बेचा, नेक्स्ट टाइम बेचा, उसमें उन्हें कोई इस प्रकार का शख्स नहीं मिला, तो फिर वापस से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास आ गई गाड़ी। तो ये हमको इससे समझना चाहिए कि ये अच्छा। और तो एक इसका देखिए एक बहुत बड़ा एक लेसन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है कि आज की तारीख में जब AI आ गया है, तो इस प्रकार से मल्टीपल ट्रांसफर्स इन अ शॉर्ट टाइम अगर मिलते हैं आपको रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को उनको फ्लैग करके और उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि साहब यहाँ पे हो क्या रहा है। कितनी बड़ी बात है, अगर एक चीज को बहुत जल्दी जल्दी खरीदा बेचा जा रहा है, AI का जमाना है, गाड़ी जैसी चीज को इतनी जल्दी जल्दी खरीदा बेचा जा रहा है, तो ये देखा जाए कहीं असामाजिक तत्वों, अपराधियों के, आतंकवादियों के हाथ तो नहीं लग रही है। ये दिल्ली थी टारगेट में, टारगेट दिल्ली। कोड डिकोड रिपोर्ट जारी है। आगे कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे पहलू जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, कहीं मत जाइए।